गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट, इसी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम डिस्कस करेंगे। और सभी गुड इवनिंग। कुछ टेक्निकल ग्लिच था, क्लास स्टार्ट होने में टाइम लग गया, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट करियर पे जो भी सेशंस चल रहे हैं 5 से 7 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाए, है ना। रेयर ही कभी अब ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा समय लगे। खैर उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं क्योंकि कई बार टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये थोड़ा सा अंतर है ना। खैर आ जाइए एक बार। मैं एकदम अच्छी हूँ, आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत प्यारा सा टॉपिक है, आपको अपने बारे में, बच्चे के बारे में और पेपर के बारे में भी लगभग हर एक एग्जाम में, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान एग्जाम में आज का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है, बनता है, बनते हुए देखा है मैंने। ठीक है, हाँ बारिश के कारण जो है चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हैं। आज बारिश लिया है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, कोई और प्रॉब्लम कैसी होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। 7 बजे का टाइम है आपका। रेयर केस में 10 से 15 मिनट कभी लेट होता है, वैसे वो भी नहीं होता। अब 5 से 7 मिनट में मैं ज्वाइन कर लेती हूँ आप लोगों को। मूड बिल्कुल खराब नहीं है, आज मेरी मम्मी का भी बर्थडे है तो कोई मूड खराब नहीं है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हुआ है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा बहुत एनर्जी लो है ना, सब बढ़िया है। चलो स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना हम जितना जल्दी सीख जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि लाइफ वैसे ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ है। हमने माल एडजस्टमेंट क्या है ये सारी चीज़ें कल की थी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रकार की, और उसके बाद हम बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट के भी कुछ प्रकार दिए हैं अलग अलग लोगों ने, यानी जो द्वंद्व है। द्वंद्व कब होगा? हाँ बोल देंगे हैप्पी बर्थडे, बस ठीक है, पार्टी दे देंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो द्वंद्व कब होगा? आप सभी का धन्यवाद, है ना। चलो अब यहाँ आ जाओ टॉपिक पे। बर्थडे बाद में मना लेंगे, पेपर में बर्थडे हो जाएगा नहीं तो आप लोगों का, ठीक है। अभी बहुत सारा डिस्कशन बाकी है हमारा। कल हम लाइफ स्किल करेंगे जहाँ तक है ना। बहुत बढ़िया। चलिए क्लास का क्या बताएं शिव? हाँ पार्टी के लिए मिलना पड़ेगा, मिलेंगे मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। देखिए अगर हम बात करें किसकी, कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व। एक तरीके से ये मान लीजिए विवाद आपके दिमाग में दो लोगों के बीच में भी हो सकता है ये, और आपके खुद के मन के बीच में भी हो सकता है। आपके और आपके मन के बीच में भी द्वंद्व क्रिएट हो सकता है, एक झगड़ा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं या आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि आप जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, जो करना है वो कर नहीं सकते। बहुत तरह के द्वंद्व आपके मन में भी हो सकते हैं। तो ये द्वंद्व के प्रकार पे हम चर्चा करेंगे। फिर हम डिफेंस मैकेनिज्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, वो तरीका है एक तरीके से एडजस्टमेंट का, उस पर बात करेंगे। पहले इसको समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, पहले द्वंद्व क्या है, फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि अगर आप एक वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी नहीं है तो कैसे आप एडजस्टमेंट की तरफ या समायोजन की तरफ जा सकते हैं, या तो बच्चे को ले जा सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। ठीक है बात। अगर हम बात करें द्वंद्व, ओके ओके, अगर हम बात करें, बिल्कुल, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की, किसकी, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो हम कह सकते हैं कि द्वंद्व के प्रकार कितने हैं। तो 4 टाइप्स दिए हैं। मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट कह दिया जाता है इसको, है ना, जो एग्जैक्ट टर्म है, नहीं तो नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट से भी आप याद रख सकते हो। किसने दिए हैं ये 4 प्रकार? ये दिए हैं कर्ट लेविन ने। किसने? कर्ट लेविन ने। कर्ट लुइन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कर्ट लुइन और इनके साथ कुछ एसोसिएट्स, क्योंकि कई बार कई प्रोजेक्ट्स पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, वैसा ही यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर है बात। अगर हम बात करें, कर्ट लेविन ने 1935 में, कर्ट लेविन ने 1935 के अंदर, 1935 में कर्ट लेविन और इनके साथ कुछ एसोसिएट्स, जिनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्ट लेविन का नाम इंपॉर्टेंट है, 4 प्रकार बताए हैं प्रेरणात्मक संघर्ष के, कि हम कुछ करने और ना करने के लिए 4 प्रकार से क्या हो सकते हैं, द्वंद्व में शामिल हो सकते हैं, संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। 4 प्रकार हो सकते हैं संघर्ष के, ठीक। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस, या मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक, लास्ट में बताऊंगी क्या क्या गिफ्ट दिया, लास्ट में बताऊंगी, अभी पहले यहाँ फोकस करो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ग्रेट। करियर लैब फॉर यू, आई वांट टू नो दैट व्हिच बुक्स इज बेस्ट फॉर स्ट्रीट प्लस फॉर सीडीपी। ये तो मैं बता चुकी हूँ, या फिर लास्ट में ही डिस्कस करेंगे इस तरह की बातें। देखिए, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम संघर्ष कहते हैं। अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस, और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक, ये हैं 4 प्रकार, बेसिकली आपको पता होने चाहिए, इतना काफी है। देखिए समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। अप्रोच यानी उपागम। अब अप्रोच क्या है? 2 वर्ड यहाँ आप देख रहे हैं, एक है वर्ड अप्रोच जिसको हिंदी में कहते हैं उपागम, एक वर्ड है अप्रोच जिसको उपागम कहते हैं, दूसरा वर्ड है आपका कॉन्फ्लिक्ट या अवॉइडेंस जिसको बचना किसी चीज से, अवॉइडेंस कहलाएगा। तो अगर हम बात करें किसकी, अप्रोच की, इन चारों को समझने से पहले हमारा ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अप्रोच और अवॉइडेंस है क्या। अप्रोच और अवॉइडेंस है क्या? तो अप्रोच यानी उपागम यानी अ वे ऑफ डूइंग समथिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, कुछ करने का तरीका या किसी चीज के बारे में सोचने का तरीका। भाई आप कहते हैं ना उसको अप्रोच किया है, हमने अप्रोच लगाई, मतलब आपने एक तरीका अपनाया है किसी काम को करने का, या आपने अपने दिमाग में अप्रोच चेंज की है। जैसे वो एस्पिरेंट्स वाला एग्जांपल यहाँ उठा सकते हैं, अभिलाष नाम था ना उसके एक्टर, जो कैरेक्टर है, तो उसमें क्या बात है, वो बोल रही है, जो एक्ट्रेस है सॉरी, कि तुमको ना पॉजिटिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है। तो अप्रोच होता क्या है? अप्रोच होता है किसी काम को करने का तरीका या सोचने का तरीका। तो अब ये फिजिकली भी एक एक्शन हो सकता है, सोचने का भी आपके दिमाग में तरीका हो सकता है। ऑब्वियसली पहले आप सोचते हैं, फिर वो ढंग आप अपना लेते हैं जीवन में भी। तो अप्रोच का मतलब क्या हुआ? अ वे ऑफ डूइंग समथिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो अप्रोच जो एक टर्म है वो है किसी काम को करने का तरीका या वे, या फिर सोचने का तरीका, ढंग कह सकते हो एक तरीके से इसको। ठीक, इतनी बात क्लियर है सभी को? धैर्य, एग्जैक्टली क्लियर बात है। मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे शैली, तभी चीजें दिमाग में रुकेंगी। ये सब्जेक्ट नया है आप लोगों के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स आपने बचपन में भी पढ़े हैं, सीडीपी आपने बचपन में कभी नहीं पढ़ा, मुश्किल से बीएड में 2 साल पढ़ा होगा, वो भी नाम के लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तरीका हो सकता है किसी एक चीज को, बहुत बड़े वत्सला,
करने का या सोचने का, किसी एक चीज के बारे में या किसी एक काम को करने का या सोचने का एक ढंग हो सकता है जिसको हम अप्रोच कहते हैं, उपागम कहते हैं। सेकंड पॉइंट है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्या है? व्हाट इज अवॉइडेंस? देखिए एक बार, अवॉइडेंस है क्या? बताइए, अवॉइडेंस क्या हो सकता है? आंसर कीजिए सरिता, ताकि आप पढ़ाई पे फोकस कर सकें, इसलिए आपको एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखते, फोकस होना चाहिए पढ़ने पे, नहीं तो फिर ये भी यूट्यूब ही हो जाएगा और सब एक दूसरे को कुछ कुछ बोल रहे होंगे और बिल्कुल सीरियसनेस खत्म हो जाएगी क्लास की। ठीक। तो अवॉइडेंस यानी बचाव। दूसरी एक चीज है अवॉइडेंस यानी बचाव। दूसरी एक चीज है अवॉइडेंस यानी बचाव। अवॉइडेंस यानी बचाव। अब ये बचाव क्या है? एन एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग और विथड्रॉइंग फ्रॉम समथिंग, यानी एक तरह का प्रयास है, एक कार्य है, प्रयास है किसी चीज से बचने का या कहीं से निकलने का, किसी चीज को अगर आसान भाषा में कहूं तो इग्नोर करने का। ठीक है, क्लियर है बात? तो अवॉइडेंस क्या है, बचाव क्या है? एक एक्ट है, एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है किसी चीज को नेग्लेक्ट करने की, अवॉइड करने की या किसी एक सिचुएशन से एस्केप करने की। ठीक है श्वेता, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो किसी एक चीज से बचाव या निकलना या अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना किसी चीज को क्या कहलाएगा? अवॉइडेंस कहलाएगा। ठीक है संध्या वर्मा जी, पहली बात हमने क्या सीखी? अप्रोच मतलब किसी चीज को सोचने का या करने का ढंग जिसको आप करना चाहते हैं, मतलब आप अप्रोच करेंगे। अवॉइडेंस क्या है? जिस चीज से आप बचना चाहते हैं, जिसको नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, जिससे विड्रॉ करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं जिस चीज से। तो अप्रोच करना क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। अवॉइडेंस क्या हो गया? कि आप करना नहीं चाहते उस चीज को। सिंपल बात है, बच्चा होमवर्क नहीं करना चाहता, अवॉइडेंस है, बट डांट पड़ेगी तो अप्रोच भी करना पड़ेगा उस चीज को। अब पहला टाइप पढ़ते हैं, ये नई पीडीएफ है इस टॉपिक की, ये अपडेट हो गई होगी, आप नोट सेक्शन से ले लीजिएगा। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट यानी उपागम उपागम द्वंद्व, यानी अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? आपने किसी चीज को अप्रोच किया, अप्रोच आप करना चाहते हैं, दो चीजों के बीच में द्वंद्व है। बहुत कम स्ट्रेसफुल है ये, सबसे कम द्वंद्व या लीस्ट स्ट्रेसफुल है। क्यों? क्योंकि दो चॉइसेस हैं आपके सामने। देखो, पहली चॉइस ये होगी, दूसरी ये होगी। यहाँ पे ध्यान देते रहना, अगर अप्रोच लिखा है तो ये फर्स्ट टाइप, दूसरा अप्रोच, मतलब दो पॉजिटिव चीजें। अप्रोच क्या है? पॉजिटिव है, अवॉइडेंस नेगेटिव है, क्योंकि अवॉइड तो आप किसी दुखदायी चीज को ही करना चाहेंगे ना, जो आप करना नहीं चाहते। ठीक, तो अप्रोच लिखा है, इसका मतलब दोनों तरफ अप्रोच लिखा है तो सबसे कम स्ट्रेसफुल है, क्योंकि दोनों ही चॉइसेस क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, दोनों चॉइसेस पॉजिटिव हैं, आप खेलने भी जाना चाहते हैं और आप घूमने भी जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से कुछ एक तो चूज करना पड़ेगा, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं और आपको एक चूज करना है। कैसे टेंशन खत्म होगी? एक चूज कर लिया और डिसीजन ले लिया, बात खत्म हो गई, है ना? दोनों ही चॉइसेस क्या है? पॉजिटिव हैं। अगर यहां ऐसा होता, एक चॉइस नेगेटिव होती तो अवॉइडेंस आ जाता। अगर मान लेते एक चॉइस तो है खेलने जाने की और दूसरी चॉइस है आपकी होमवर्क करने की, तो अप्रोच अवॉइडेंस हो जाता, क्योंकि होमवर्क तो अवॉइड करना चाहेगा बच्चा। ठीक है बात? चंद्रा कौन? क्लियर है बात? तो ये सबसे कम स्ट्रेसफुल है, दोनों ही पॉजिटिव चॉइसेस हैं, दो नौकरियां हैं, दोनों सेम लेवल की हैं, दोनों सेम जगह पर हैं। आप क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे, दोनों में से कुछ भी एक चूज कर लेंगे, आपका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा। कुछ दिन हो सकता है दिमाग में रहे कि यार ये लूं कि ये लूं, बट जब दोनों में से आपने एक को निर्णय कर लिया, आप खुश। ठीक भाई, अगर खेलना भी पसंद है और घूमना भी पसंद है, दोनों में से कुछ एक चूज तो करना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव है दोनों चॉइसेस, दोनों चॉइसेस पॉजिटिव है, दोनों हाथ में लड्डू है एक तरीके से, ये कह सकते हैं। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर है? क्लियर इतनी बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चले। अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी परिहार परिहार द्वंद्व। इसका मतलब क्या है? अब आपको समझ में आ गया होगा। अवॉइडेंस मतलब फर्स्ट सिचुएशन से भी आप क्या चाहते हैं? बचना चाहते हैं। दूसरी सिचुएशन से भी आप क्या चाहते हैं? बचना चाहते हैं, है ना? ये कैसी बात हुई कि दोनों ही चॉइसेस खराब हैं, कि खजूर से क्या होता है? लटके और बीच में कहीं अटके, समथिंग लाइक दैट। ठीक, एक तरफ खाई एक तरफ कुआ, वैसे वाली बात है। ठीक, अगर हम बात करें तो मोर स्ट्रेसफुल है, इसमें टेंशन है, क्योंकि दोनों ही चॉइसेस क्या हैं? नेगेटिव हैं। नाइदर चॉइस इज पॉजिटिव, दोनों में से आप कुछ भी नहीं करना चाहते, ना तो आप होमवर्क करना चाहते हैं, ना आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ना तो आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, ना आप साइंस पढ़ना चाहते हैं। आप दोनों ही चॉइस क्या है? सर में दर्द करने वाले, आसमान से गिरे खजूर पर लटके। एक्जैक्टली। रिजॉल्व बाय मेकिंग अ डिसीजन, इसमें भी क्या होगा? आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। भाई जब दो चीजों में फंसे हो तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को करने के लिए, इस द्वंद्व से निकलने के लिए कोई ना कोई एक डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना? हो सकता है कि आपके घर वालों ने आपको दो चॉइसेस दे दी कि एक लड़का है ये, दूसरा ये है, शादी करनी है, या लड़की है, और आप क्या है? आप दोनों ही अवॉइड कर रहे हैं कि मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। ठीक, तो दोनों अवॉइडेंस अवॉइडेंस की स्थिति है कि दोनों में से कोई चॉइस पॉजिटिव ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसीजन लेकर के क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो एक डिसीजन ऐसा नहीं है इन्हीं में से कुछ चूज करना, हो सकता है आपने नहीं करनी, बात खत्म। ठीक है, पूछिए मोनू मैडम, थोड़ा स्लो। ठीक है, स्लो चलेंगे, रिवाइज भी करा देंगे। ठीक है बात? क्लियर है बात? क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे मैं आपको करा रही हूँ, शायद पहले करा चुकी हूँ मैं। इसके बाद वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अवॉइडेंस अवॉइडेंस दोनों ही सिचुएशन खराब है, ना आप होमवर्क करना चाहते हैं, ना आप साइंस पढ़ना चाहते हैं। तीसरा टाइप है अप्रोच अवॉइडेंस। अप्रोच का मतलब पॉजिटिव, आप करना चाहेंगे। अवॉइडेंस का मतलब नेगेटिव, आप ये करना नहीं चाहेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे। अकर्स व्हेन अ चॉइस हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। भाई एक चॉइस के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं और कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। अब क्या होगा? अब आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब आपको क्या होगी? दिक्कत होगी। क्यों? अगर आप मीठा खाते हैं तो आपको एनर्जेटिक फील होगा कुछ देर के लिए, ठीक है, लेकिन उस मीठे का नुकसान भी है। तो आप अप्रोच करना चाहते हैं क्यों? क्योंकि आपको पसंद है। अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि नुकसान है उस चीज का। तो एक चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं, तो इसको कहेंगे अप्रोच अवॉइडेंस। अप्रोच अवॉइडेंस जब एक चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हैं, करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। ठीक है, शैलेश आपको
अगर पढ़ाई करनी है तो आप सीरियसली पढ़ाई कीजिए, अगर आप डिस्टर्बेंस करेंगे तो मजबूरी हो जाएगी, आपको हटाना ही पड़ेगा। हाँ देखो, चुनाव तो करना पड़ेगा, दोनों सिचुएशन में ही चुनाव करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये आसान है, आपको नाम की वजह से मुश्किल लग रहा है, अगर आप इसके नाम का मतलब समझ पाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। फिर फोर्थ टाइप है, 4 ही तो प्रकार हैं, अभी मैं चारों रिवाइज भी करा दूंगी। फोर्थ टाइप है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, यानी मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस जब होते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि क्या करें। ठीक है बात? अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया सोनिया, अगर हम बात करें तो ईच ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं वहां पे क्या था, एक चॉइस की पॉजिटिव साइड भी थी, नेगेटिव साइड भी थी, किसमें? अप्रोच अवॉइडेंस में। अब यहां हो गई मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, यानी कई सारी चॉइसेस और हर चॉइस के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। क्या होगा ऐसी स्थिति में? अभी नहीं आई मानसी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सबसे ज्यादा सरदर्दी यही है, आपने पता नहीं कितने तरह के एग्जाम क्लियर कर लिया और हर एक एग्जाम के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अभी मेरे कजन है, मतलब कजन क्या भैया या चाचा के बेटे, मतलब कजन थोड़ा सा ऐसा लगता है अंग्रेजी में दूर का शब्द है ना, तो उन्होंने कम से कम भी 5-6 नौकरियां एक साथ ली। डास का जो डी प्लस भी होता है, इसके अलावा एफ कैट होता है, सीडीएस होता है, मतलब और ये सीजीएल हो गया, और भी कई सारी जॉब्स एक साथ। अब ही वॉज कंफ्यूज कि करें तो करें क्या, कहाँ जाएं? पहले आर्मी ज्वाइन किया, फिर वहां से छोड़ा, फिर एयरफोर्स ज्वाइन किया, उससे पहले भी कई चॉइसेस मेक की होंगी कि दिल्ली में पूरी फैमिली रहती है तो दिल्ली में रुकूं, डास में रहूं, या क्या करूं, है ना। तो ये क्या हुआ? मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। आप हर एक चॉइस के कई सारी चॉइसेस हैं और हर एक चॉइस के कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, हर एक चॉइस के पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। ठीक, तो मल्टीपल चॉइसेस हैं और हर चॉइस का पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक मोनिका, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा। हाँ, वो अभिलाष की जो सिचुएशन है वो इसमें आ सकती है कि मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस वाली बातें हैं, कि कई चॉइसेस हैं और कई चॉइसेस में से क्या है, हर एक चॉइस का पॉजिटिव और नेगेटिव है। क्लियर है बात? कोई कह रहा है एक जॉब मुझे दे दो। हाँ, मेहनत करोगे तो 1 क्यों 3 भी मिलेंगी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है मन में द्वंद्व का होना, संघर्ष का होना, क्लैरिटी का ना होना, बीच में कुछ ना कुछ दिमाग में घिचपिच होना, है ना। बिरयानी बना रही हूँ, आ जाइए। मेहराली ये बताओ पहले, ये वाली बिरयानी समझ में आई कि नहीं? आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर बात है? इतनी बात सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल अप्रोच को एक साथ मत विकास करें, क्यों करना कॉम्प्लिकेट इतना। बात तो सही है विकास, बट फिर भी कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं। ये आप गलत समझ गए, बहुत अच्छी बात है, आपका ये डाउट मैं क्लियर करूंगी तो कई लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट रुको। ठीक है दीपिका, ठीक है हुआ, इतनी बात क्लियर है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस में क्या है, देखो इसको ना एक साथ मत पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो जैसे मैंने इसको किया हुआ है मार्क, वैसे पढ़ो। अगर आप मल्टीपल अप्रोच को एक साथ रखोगे और अवॉइडेंस को एक साथ, तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। कोई कह रहा है मल्टीपल अप्रोच का मतलब है पॉजिटिव, नहीं। इसका यहाँ इसको ऐसे देखो, मल्टीपल एक शब्द है अलग, और अप्रोच अवॉइडेंस अपने आप में एक शब्द है। ये मान के चलो, ये अपने आप में एक क्लॉज जैसा है, अपने आप में एक फ्रेज जैसा है कि मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, यानी मल्टीपल सिचुएशन है और उनकी हर एक चीज में आप अप्रोच भी है और अवॉइडेंस भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है बात? जीतन में लैक ऑफ क्लैरिटी, एग्जैक्टली, कॉन्फ्लिक्ट को कह सकते हैं। तो बहु उपागम द्वंद यानी मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। रास्ते बहुत है और कोई एक चूज करना है और हर रास्ते का एक पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर है? फिर से चारों को एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर से चारों को एक बार रिपीट कर देती हूँ, शायद आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपके सामने 4 सिचुएशन है कॉन्फ्लिक्ट की। एक सिचुएशन क्या है? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। भाई द्वंद है लेकिन दोनों ही चीजें पॉजिटिव है, दोनों में से किसी भी एक चीज को चूज कर लोगे। उपागम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों में से एक चूज कर लोगे। कॉन्फ्लिक्ट, जो क्लैरिटी है वो आपके दिमाग में आ जाएगी, जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा, दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट को द्वंद ही कहते हैं, संघर्ष ही कहते हैं, दिमाग में भसड़ कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, कि क्लैरिटी की कमी है आपके दिमाग में, इधर उधर आप दोनों में से कुछ एक चीज चूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरा है अप्रोच अवॉइडेंस। अप्रोच अवॉइडेंस में क्या है? आप किसी चीज को करना भी चाहते हैं, एक पॉजिटिव साइड भी है एक सिचुएशन का और नेगेटिव भी है, और छोड़ना भी चाहते हैं। ठीक, कि आप मीठा खाना भी चाहते हैं बट वेट बढ़ जाएगा, अप्रोच मतलब अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है? आगे बढ़े। बिल्कुल। तीसरा है अवॉइडेंस में क्या है? दोनों ही नेगेटिव चॉइस है, ना आपको होमवर्क करना, ना आपको खेल वो साइंस का काम करना। यहां हो सकता है एक हो खेलना, दूसरा हो होमवर्क करना। ठीक, तो अवॉइडेंस में दोनों ही नेगेटिव है, दोनों में से कुछ नहीं करना चाहते आप। फिर है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। इसका क्या मतलब हुआ?
मल्टीपल अप्रोच दुविधा कह सकते हैं, बिल्कुल। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस में क्या है, आपके सामने कई सारी ऐसी सिचुएशन है जिनमें आप अप्रोच और अवॉइडेंस दोनों लगाना चाहते हैं, यानी जिनमें पॉजिटिव भी है और जिनमें नेगेटिव भी है। कई सारी चॉइसेस हैं और आपको हर एक चॉइस के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा साथ में, ठीक है, हर एक चॉइस में। इसमें तो दोनों ही नेगेटिव है, इसमें एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, एक खेलना जाना हो सकता है, दूसरा होमवर्क हो सकता है। यहाँ एक साइंस का काम दूसरा मैथ्स का काम, दोनों ही आप नहीं करना चाहते। यहाँ अप्रोच में दोनों चीजें पॉजिटिव थी, खेलने जाना हो सकता है, एक स्पोर्ट्स कोई दूसरा, दोनों में से जो चूज करोगे खुश हो जाओगे। अप्रोच अवॉइडेंस में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अवॉइडेंस में दोनों चीजों को अवॉइड करना चाहते हो, पढ़ने को भी और चेस खेलने को भी, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक, कल्पना कह रही हमें कैसे पता चलेगा हमारी चॉइस ठीक है? देखो, सही और गलत जैसा कुछ है नहीं। आप जो आई थिंक क्या नाम है इनका, जो टाटा के जो फाउंडर हैं, आई थिंक रतन टाटा, मतलब अभी जो करंट वो है फाउंडर नहीं, तो उस केस में उनका क्या है कि हाँ, वो कहते हैं कि भाई मैं डिसीजन को एक लेता हूँ और उसको सही बनाता हूँ, ठीक है। मल्टीपल का एग्जांपल यही है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस में क्या होगा, आपने कई सारे स्कूल्स का, हाँ रतन जी टाटा एग्जैक्टली, अगर हम बात करें मल्टीपल अप्रोच में हो सकता है आपने 10th के बाद आपको एक नए स्कूल में एडमिशन लेना हो या कॉलेज में एडमिशन लेना हो, आपने क्या किया, कई जगह पे अप्लाई किया, सब जगह के क्या निकाल लिए, टेस्ट निकाल दिए। अब आपको पता है हर एक कॉलेज का अपना नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है, और उसमें भी कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप चाहते नहीं थे बट घर वाले चाहते हैं। तो अब आपके सामने मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस की सिचुएशन है, जिनमें से आप चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते। किसी कोई दूर है आपके घर से, कोई कोर्स आपको नहीं पसंद है, किसी को आप करना चाहते हैं बट पैसे नहीं है, टेस्ट निकाल दिया। ये क्या है, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस हो गई, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस हो गई। जी हाँ, चल, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको हिंदी में, कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी पीडीएफ अलग से नहीं मिलेगी, ये जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है वही मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? अवॉइडेंस में दोनों नेगेटिव हैं, अप्रोच में नेगेटिव नहीं है। मेरे पति हैं टाटा स्टील में, बहुत बढ़िया प्रीति। हाँ, दयाल कह रहे हैं वैसे ही लड़कियों की रेशो कम है, बाकियों को आप शादी ना करने की सलाह देते हैं। मैं कौन होती हूँ यार सलाह देने वाली, शादी ना करने की, सबका अपना डिसीजन है। मैं तो अच्छा ही बताती हूँ कि हाँ अच्छी चीज़ है, बट आपके लिए क्या बेहतर है ये आप ही चूज कर पाएंगे, कोई आपके लिए चूज नहीं कर सकता। और नहीं करना भी कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है, बहुत पॉपुलेशन है देश में ऑलरेडी। देखिए, सब अपने लिए जिम्मेदार हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, एक बार इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, किसकी, माल एडजस्टमेंट की या कुसमायोजन की, टॉपिक चल रहा है ना आपका भाई, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर इतने हैं तो तरीका क्या क्या हो सकता है, कुसमायोजन या माल एडजस्टमेंट के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये देखना है, क्या क्या सॉल्यूशन पाए जा सकते हैं। बहुत बड़े उपासना, सेल्फ नोट्स बेस्ट है, बेस्ट है। क्लियर है बात? खुद नोट्स बनाएं, आत्मनिर्भर बने, बिल्कुल सही बात है, कोई व्यंग नहीं है नितेश, आप खुद ही सोच रहे हैं ऐसा। कोई इंसान मजाक भी ना करे। अब टीचर्स का बोलना बंद करा दीजिए ना, हर चीज को नेगेटिव लेंगे। हैं माल एडजस्टमेंट यानी कुसमायोजन के सॉल्यूशंस क्या है? बहुत बढ़िया आशुतोष, दो तरीके हैं, एक होता है डायरेक्ट तरीका, दूसरा होता है इनडायरेक्ट तरीका। इन पे चर्चा कर लेते हैं कि ये दो तरीके कैसे वर्क करते हैं और उनके फिर अलग अलग प्रकार क्या हैं। भाई मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी फिर हम समायोजन करें कैसे, बच्चा अपने एनवायरमेंट से कैसे समायोजन करें और आप अपने एनवायरमेंट से कैसे समायोजन करें। विधियां क्या क्या है एडजस्टमेंट की? एडजस्टमेंट क्या है, आप अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर पाएं, ढाल पाएं, अडेप्ट कर पाएं, एडजस्ट कर पाएं, बैलेंस में ला पाएं, आप अपनी परिस्थितियों के साथ बैलेंस में हो पाएं, ताकि आप ठीक ठाक मेंटल स्टेट में रहें, खुशी से जीवन व्यतीत कर सकें। मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, दो तरीके हैं जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फर्स्ट इज डायरेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स, यानी प्रत्यक्ष या समस्या समाधान विधियां या अप्रत्यक्ष या बचाव केंद्रित विधियां। ममता कितनी सारी पीडीएफ तो दे दी हैं यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी मिल रही हैं, बहाने तो मतलब है। चलो कोई बात नहीं, हाँ सेम है प्रियंका। डायरेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, डायरेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स यानी प्रत्यक्ष तरीका जिसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के थ्रू एडजस्टमेंट या कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाते हैं। बिल्कुल दीपिका, या इसको कह सकते हैं समस्या का समाधान निकालने का मेथड, मतलब जिसमें आप डायरेक्टली समस्या का, बहुत बड़ा प्रभात, समाधान निकालते हैं, ठीक है। दूसरा है इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स, यानी अप्रत्यक्ष या बचाव केंद्रित विधियां। ये है इनडायरेक्ट वेज जो आप सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स कहते हैं इनको, बचाव की युक्तियां हैं कि आप चाहते हैं कि उस सिचुएशन को आप अवॉइड कर दें या बच जाएं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट में आप सीधा उसको फेस करते हैं और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। देखते हैं इन दोनों में क्या क्या चीजें कैसे कैसे वर्क करती हैं। पहला डायरेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को समझेंगे। डायरेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स वो तरीके जो आप कॉन्शियसली अपनाते हैं जब आपके सामने कोई समस्या प्रस्तुत होती है, तो आप चेतन रूप से उसको क्या करना चाहते हैं, अपनी चेतना से, कॉन्शियसनेस से क्या चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे उसका सॉल्यूशन निकाल करके, चाहे उसके ऑल्टरनेटिव्स निकाल करके, है ना। आप चाहते हैं डायरेक्टली सॉल्व करना उस सिचुएशन को अपनी सराउंडिंग में। ये क्या है, डायरेक्ट तरीका है, या समस्या का समाधान करना डायरेक्ट तरीका है एडजस्टमेंट का। भाई या तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, सॉल्यूशन नहीं निकाला तो आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, दूसरी चीज पर काम करते हैं, तो आप एडजस्टेड हो गए। आप चिल्लाते नहीं रहेंगे हर रोज कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मान लीजिए आपके 15,000 रुपये किसी ने, वो जो आजकल चलते नहीं रहते फ्रॉड जो है, कि कॉल आता है और ओटीपी मांगते हैं, और गलती से मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है, उन्होंने क्या किया, ओटीपी शेयर कर दिया, अब आपके अकाउंट से कुछ पैसा चला गया।
अब आप क्या करेंगे, या तो डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, रिपोर्ट करेंगे या जो भी करेंगे डायरेक्टली। उसके बाद भी आप खुद को ये भी समझाएंगे कि कोई बात नहीं, मेरी भी इसमें गलती थी और गलतियां इंसान से होती हैं। लोग हर तरह के लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि दुनिया ही खराब है, बट हाँ हर तरह के लोग हैं और अगली बार मैं ध्यान रखूंगा या रखूंगी, और ठीक है ये नुकसान शायद होना होगा, हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे। ये क्या हुआ, डायरेक्ट तरीका हो गया कि एक तो आपने डायरेक्टली जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, आपने पुलिस कंप्लेंट की और जो भी कर सकते थे। दूसरा, आपने खुद को भी समझाया या कॉन्शियसली सारे एस्पेक्ट देखे उस प्रॉब्लम के। तीसरा तरीका है इनडायरेक्ट तरीका, कि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपके साथ ऐसा हो गया। आपको लगता है मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मेरे साथ कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ये तो फलाने की गलती होगी। आपने जबरदस्ती उस चीज को मन में ही दबा दिया सबकॉन्शियसली, या आप टेढ़े मेढ़े रीजन देने लगे कि फलाने की वजह से हो गया, मेरा तो ध्यान वहां था, ये था। वो इनडायरेक्ट तरीका है, आपसे वो चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही आपकी ईगो से, इसलिए वो इनडायरेक्ट तरीकों पे जा रही है। डायरेक्ट क्या था, जो मैंने आपको बताया, कॉन्शियसली चेतन रूप से आपने अपना लिया। ठीक है बात, आ जाओ एक बार, क्लियर है? अच्छा प्रीति, इतनी बात क्लियर है, अब इन वेज को समझ लेते हैं। टुडे इज माय बर्थडे, अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई पे ध्यान लगा दो, पेपर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सॉल्विंग और रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, यानी पहला डायरेक्ट वे क्या है, सीधा तरीका जो आप कॉन्शियसली चेतन रूप से समस्या समाधान कर रहे हैं। पहला तरीका है सॉल्विंग और रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, यानी कि बाधा को नष्ट करना या दूर करना। या तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, या तो आप इसको खत्म कर दें, हटा दें, या फिर इसको अपने पास से हटा दें, या तो इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दें या दिमाग से हटा दें। कैसे भाई, कोई एक आपने क्या किया, सॉल्विंग और रिमूविंग। कोई समस्या आई आपके सामने, आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया कि ये तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए घर में कुछ चीज खराब हो गई, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने मटेरियल की कमी है, तो आपने किसी से मदद ली, मटेरियल मांगा, ऑनलाइन किसी से क्लास में मदद ली, या यूट्यूब से पढ़ने का तरीका निकाला। क्या किया आपने, डायरेक्टली सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को, ऑब्स्टेकल को हटाया। ऑब्स्टेकल क्या हो सकता है, दूसरा तरीका, कोई एक ऐसी बाधा थी जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे थे, तो आपने क्या किया कि यार एक काम करते हैं, जब रोज रोज का सर में दर्द हो ही रहा है इस लड़के या लड़की की वजह से, काम करते हैं ब्रेकअप कर लेते हैं और शांति से अपना अपना काम करेंगे। तो आपने क्या किया, रिमूव कर दिया ऑब्स्टेकल को ही। ठीक, आपने रिमूव कर दिया ऑब्स्टेकल को, उस बाधा को। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है, बाधा, कोई भी चीज हो सकती है, यहां पे आपने रिमूव कर दिया। या फिर आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई एक काम करो, हफ्ते में एक बार बात किया करो, रोज रोज बात करके लड़ाई होती है, तो इट्स बेटर कि अभी हम अपने करियर पे फोकस करें। ठीक, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व नहीं होगा तो आपने उस प्रॉब्लम को ही हटा दिया। दोनों में से कुछ एक जरूर करेंगे, कॉन्शियसली करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बात भाई, या तो आप दूसरा तरीका क्या कर रहे हैं, या तो सॉल्व कर ले रहे हैं या फिर उस प्रॉब्लम को ही हटा दे रहे हैं, अगर हटा सकते हैं तो। हाँ, जैसे कोई कह रहा है जैसे मैंने इंस्टाग्राम को अनस्टॉल ही कर दिया। बिल्कुल भाई, आपकी प्रॉब्लम थी कि आपके 3-3 घंटे इंस्टाग्राम पे वेस्ट हो रहे थे, फेसबुक पे वेस्ट हो रहे थे, या मान लो यूट्यूब पे वेस्ट हो रहे थे। यूट्यूब पे तो चलो फिर भी काम की चीजें कुछ कुछ तो होती ही हैं। तो आपने क्या किया, यार आपको पता है कि मैंने कुछ कोर्स लिया हुआ है, यूट्यूब हटा देते हैं फोन से, इंस्टाग्राम हटा देते हैं फोन से, कोई जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई की आप रखेंगे। आपने क्या किया, ऑब्स्टेकल को हटा दिया। या फिर आप सॉल्व कर सकते थे इस चीज को, सॉल्व भी कर दिया वैसे आपने हटा करके। और सॉल्व अगर आप बिना रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल करते तो कैसे हटा सकते थे, बिना, अगर आपको सॉल्व करना होता तो आप फोन में लॉक लगा सकते थे जो 3 घंटे बाद ही खुले जब तक आप पढ़ते रहे, है ना। एक ऐप आती है फॉरेस्ट करके, वो यूज कर सकते थे कि जितना टाइम आप फोन यूज नहीं कर रहे हैं तो वो टाइम आपका ट्री ग्रो करने में जाता है। तो ऐसे बहुत सारी ऐप हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर उस प्रॉब्लम को ही हटा सकते हैं। हाँ बिल्कुल संतोष, जब तक सिलेबस आपका होता है या तो टिल एग्जाम या फिर 1 साल की वैलिडिटी होती है आपकी, 5 महीने, मतलब जल्दी ही खत्म हो जाएगा उससे तो। ठीक है बात, या तो आप बाधा को हटा देंगे या उस समस्या का समाधान निकालेंगे, वो भी डायरेक्टली कॉन्शियसली समस्या का समाधान निकालेंगे। दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है, चेंजिंग प्लान और फाइंडिंग न्यू वेज, यानी कि आप कार्यविधि में, वेरी गुड सभ्या, इवन मैंने भी ये जैसे ऑब्स्टेकल की भी हम बात कर रहे थे, एग्जांपल पे बात कर रहे थे, एग्जांपल से चीजें याद बहुत रहती हैं। तो सॉल्विंग और रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स में क्या है, जैसे मुझे लगता था इंस्टाग्राम पे एक्चुअली है क्या कि मेरा नंबर है तो कम लोगों के पास, बट फिर भी 700 कॉन्टैक्ट के आसपास, 700 मतलब 700 कॉन्टैक्ट्स मेरे पर्सनल नंबर पे सेव हैं। दैट मीन्स कितना भी पर्सनल हो, ये पर्सनल बचा नहीं है। बहुत सारे कुछ कमर्शियल्स होते हैं, कुछ कंपनीज हैं, और भी कई सारी कुछ मीटिंग से रिलेटेड है, बहुत सारे इतने पिछले 5 साल में मुझे हो गए इस पूरे फील्ड में, तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं आपके, बहुत सारे बेवजह के भी बन जाते हैं। कुछ लर्नर्स भी हैं जो शुरुआत में या कभी नंबर दे दिया है कुछ, तो उस केस में 700 प्लस का मतलब है कम से कम भी तो कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ मैसेज आते रहेंगे और जरूरी भी होंगे कई बार, बट मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। 377 मैसेज हैं, 377 जो व्हाट्सएप पे पर्सनल अभी पड़े हुए हैं, जिनको मैंने आज तक रीड नहीं किया, मुझे लग नहीं रहा कि कभी करने वाली हूँ, है ना, क्योंकि सबको नहीं कर सकती। तो उस केस में लेकिन नोटिफिकेशन जब आता है तो आपको वो डिस्टर्ब करता रहता है। आप काम कर रहे हैं और साथ में वो नोटिफिकेशन बच रहा है। अब 1000 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक टाइम पे आप एक चीज करेंगे या 1000 करेंगे, तो इट्स बेटर मैंने नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दिया व्हाट्सएप का कि भाई नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं व्हाट्सएप पे। कोई मैसेज करे जब मुझे देखना होगा शाम को देखूंगी या रात को देखूंगी, या मुझे जब जरूरी लगेगा तब करेंगे। तो ये क्या हुआ, हटा दिया उस ऑब्स्टेकल को, क्योंकि लिमिटेड है ना टाइम, तो आपके पास पता ही नहीं लगता 24 घंटे कहां चले जाते हैं। 8 घंटे सोने में चले जाएंगे, 2-4 घंटे आपके खाने पीने नहाने धोने में चले जाएंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे 1-2 घंटे, 8-10 घंटे मुश्किल से निकलते हैं पढ़ने को या काम करने को। उस केस में भी अगर आप इतनी चीजें रखोगे तो समय तो गया आपका। तो या तो आप सॉल्व कर लें कॉन्शियसली या फिर रिमूव ही करते हैं उस चीज को। आगे बढ़ेंगे, चेंजिंग प्लान और फाइंडिंग न्यू वेज, यानी या तो आप अपने प्लान को ही कार्यविधि में क्या करें, परिवर्तन कर दें, या फिर नया तरीका खोज लें किसी समस्या के समाधान का। मान लीजिए आपने सॉल्व करना चाहा, ऑब्स्टेकल को हटाना चाहा, बट चीजें नहीं हुई, तो हो सकता है आपने एक बार कोई एग्जाम देकर के देखा, मान लेते हैं केंद्रीय विद्यालय का दिया या सीटेट दिया, है ना, कोई एक एग्जाम देकर के देखा,
पढ़ाई की, उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से आपने मेहनत की थी, ठीक है? उस केस में क्या होगा? उस केस में एक चीज होगी कि आप चाहेंगे कि मैं अपने प्लान में परिवर्तन करके देखूं। अच्छा निशा जी, आप चाहेंगे कि मैंने जो ये जिस स्ट्रैटेजी से पिछली बार पढ़ाई की थी जिससे नहीं हुआ है उस स्ट्रैटेजी को बदल करके देखूं, अपने प्लान को चेंज करके देखूं। कोई ऐसा तरीका तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा तो नहीं है मेरा समय ज्यादा व्यर्थ होता है, ऐसा तो नहीं है मुझे चीजें रिवाइज करने का मौका नहीं मिला था पिछली बार, ऐसा तो नहीं है प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला था। ये क्या है यार? रिकॉर्डेड क्लास शायद कई लोगों को बड़ी समस्या हो गई तो अभी रिकॉर्डेड क्लास नहीं डाली, आगे जरूरत पड़ेगी तो डल जाएंगे, नहीं तो लाइव ही चलेगा बैच। सिर्फ लीड प्लस बी की बात कर रही हूँ, बाकी तो लाइव ही है सारे बैचेस, वो भी लाइव ही होगा, बट जरूरत पड़ी पेपर जल्दी आया तो डलवाएंगे, नहीं तो लाइव ही चलने देंगे। क्लियर है बात? तो आपने क्या किया? स्ट्रैटेजी को चेंज किया, आपने प्लान में चेंज किया, फाइंडिंग न्यू वेज, आपने नए तरीके अपनाए किसी समस्या को सॉल्व करने के, कि यार इस तरह से नहीं हो रहा, दूसरे तरीके से करके देखते हैं। बोला जाता है ना, यदि प्लान ए डजंट वर्क तो क्या करें? बाकी 26 जो 25 लेटर्स और भी तो हैं आपकी क्या बोलते हैं अल्फाबेट में, ए से लेके जेड तक हैं। ए नहीं काम किया, बी करेगा, बी नहीं काम करेगा, सी करेगा, सी नहीं तो डी करेगा, इतने सारे तरीके हैं, ठीक है? क्लियर है बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट में चलेंगे, रिप्लेसमेंट यानी लक्ष्य का प्रतिस्थापन। आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम है, आप जिसकी वजह से माल एडजस्टेड फील कर रहे हैं, आप बैलेंस में नहीं है, आप दिक्कत में है, आप दिक्कत में है। अब ये गोल आपका प्राप्त नहीं हो रहा, मान लीजिए आपने कई बार ट्राई कर लिया, नौकरी नहीं लग रही, ठीक? आप क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे, इस गोल को ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? जरूरी नहीं है कि एक ही चीज की जाए, दूसरी चीज करते हैं। कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, वो पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। आपकी भाई एज निकल गई, अब क्या करोगे? आपने कई बार पेपर देके देख लिया, अब या तो सर फोड़ो या डिप्रेस होकर बैठ जाओ, सबको बुरा भला कहो कि नौकरी तो लगती ही नहीं है ना? या फिर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से आता था, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने कई बार अटेम्प्ट दिया, आपके पास एक्सपीरियंस है कि क्या ना करें जिससे फेल होते हैं, आपने वो शेयर करना शुरू किया, ठीक? या फिर अगर मैं बात करूं यूपीएससी नहीं होकर के आपने क्या किया? कोई बिजनेस शुरू कर दिया, कोई सोशल वर्क शुरू कर दिया, ठीक? मतलब रिप्लेस कर दिया लक्ष्य को, गोल को चेंज कर दिया डायरेक्टली, ठीक? इस केस में अगर हम बात करें तो आपने कॉन्शियसली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ऐसा नहीं है कि आपने रोना धोना या आप डिप्रेशन में चले गए, या इनडायरेक्ट तरीका नहीं है, डायरेक्ट तरीका है कि ये नहीं तो ये सही, ठीक? तो रिप्लेस कर दिया आपने अपने गोल को ही, ये हुआ डायरेक्ट तरीका, थर्ड। फिर फोर्थ एक डायरेक्ट तरीका है मेकिंग प्रॉपर चॉइसेस एंड डिसीजंस। भाई आप विश्लेषण करें और निर्णय लें, यानी प्रॉपर एनालिसिस करें किसी भी एक फेलियर या सक्सेस या जो भी चीज आपको परेशान कर रही है जिसकी वजह से आप एडजस्टेड नहीं है, विश्लेषण करें और प्रॉपर चॉइस या डिसीजन लें। डिसीजंस लाइफ में बहुत महत्व रखते हैं, कोई बात नहीं संतोष, रिकॉर्डेड देख लीजिए। डिसीजंस क्या है लाइफ में, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। कोई कह रहा है सोशल वर्क के लिए भी पैसा चाहिए, हिमानी बहुत सारे तरीके हैं, तो पहले पैसा कमा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? पैसा कमा लीजिए, और ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसा चाहिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है आप क्या अप्रोच अपनाते हैं। हम बहाने नहीं दे सकते हैं, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, कि हम कुछ ना करना चाहें और सिर्फ रीजंस दें। मैं आपको नहीं कह रही हूं, इनडायरेक्टली कह रही हूं, मतलब इस बात से मुझे याद आया, ठीक? अगर हम बात करें तो एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, चीजों को टुकड़ों में तोड़ के देखेंगे, हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, और फिर एक प्रॉपर चॉइस लेंगे कि ये ऑप्शंस है मेरे पास और इनमें से कोई एक चूज करना है। रात को एडजस्ट कीजिए अनुप्रिया जी, या घर वालों को कहिए आपको सपोर्ट करें। कोई अगर मेड का इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो घर वालों को कहिए कि भाई मेरे काम में मदद करो। स्पेशली जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये बात है, क्योंकि उनको क्लियरली कहो मुझे पढ़ना है, नौकरी चाहिए, इससे आपका भी फायदा है, आपके भी जीवन पे कुछ अच्छा ही असर पड़ेगा, और ये मैं अपने लिए भी करना चाहती हूँ। तो या तो आप सपोर्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर विद्रोह होगा, है ना? ये तो थोड़ा ज्यादा रूड हो गया, बट कोशिश कीजिए कि एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाए और आपको समय मिल पाए पढ़ने के लिए, चाहे वो दिन हो रात हो, कैसे भी करिए, समय जरूर निकालिए, 2 घंटे का 4 घंटे का जैसे भी करके, ठीक? अभिलाषा कह रही है अपने घर चले जाओ, सबसे बेस्ट है। हाँ, ये भी महिलाएं करती हैं और अच्छा भी तरीका है कि वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाती हैं, जहां उनको ज्यादा समझा जाता है या ज्यादा सहयोग मिलता है अपने ससुराल की बजाय। देश में तो यही हालत है ना अभी भी, ठीक? या रात को पढ़ो, एक्जैक्टली वत्सला। मेकिंग प्रॉपर चॉइसेस एंड डिसीजंस। अब भाई आप फिर 8 घंटे की नींद तो देखो नहीं ले पाओगे, और इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं वो भी 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं। ये तो मैं उस केस में कह रही हूँ जब आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आप 8 घंटे की नींद ले सकते हैं, नहीं तो 6 घंटे भी इनफ है। बाकी सबकी बॉडी अलग अलग तरह काम करती है, कुछ लोगों के लिए 5 घंटे 6 घंटे बहुत होते हैं, कुछ लोगों को 7 घंटे चाहिए होते हैं, जैसे आजकल मेरी हालत हो रही है, पहले 4 घंटे में भी चल जाता था। अगर मैं बात करूं तो आप प्रॉपर चॉइसेस मेक करेंगे, डिसीजंस लेंगे, क्योंकि डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जब डिसीजन ले लेंगे, सब कुछ सोच के एनालिसिस करके निर्णय ले लेंगे, तो फिर रोते नहीं रहेंगे कि ये कर लेते तो ये होता, वो कर लेते तो वो होता। हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, कुछ ना कुछ तो हमेशा ही होगा। आपके पास चॉइसेस हैं तो ऐसा तो होगा, कुछ ना कुछ तो हमेशा ही छूटेगा। वो मूवी का डायलॉग नहीं, कौन सी मूवी है वो, याद दिलाओ मुझे, ये जवानी है दीवानी। तो वो बैठा होता है कि वो दोनों बैठे होते हैं कि सनसेट छूट रहा है, तो सनसेट की जगह एक और चीज थी वो भी देखनी थी। तो जो एक्ट्रेस है, हालांकि ये सब बुक्स से इंस्पायर्ड होती है मूवीज ऑब्वियसली, तो एक अच्छा डायलॉग है कि भाई आप कुछ भी कितना भी ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो उस केस में जब आपने एनालाइज किया है तो हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे। अब सब कुछ तो नहीं मिलता किसी को भी, या फिर आपकी मानने के ऊपर है कि आपके लिए सब कुछ क्या है। तो सब कुछ तो कभी नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ तो हमेशा छूटता है। तो उस केस में आपको डिसाइड करना होगा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है किरण जी, क्लियर? हाँ, नहीं लोग तो बोलते रहेंगे, आपको डिसाइड करना होगा एनालाइज करके। तो ये डायरेक्ट तरीके थे चारों, मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, आपको अपनी लाइफ में भी हेल्प करेंगे, नहीं तो फिर डिफेंस मैकेनिज्म या फिर इनडायरेक्ट तरीके हैं जो हम समझेंगे कल ही समझेंगे। आज के लिए तो पूरा अपना बड़ा टॉपिक है। 4 तरीके हैं जो डायरेक्ट तरीके हैं, मेनली 4, वैसे होने को और भी हो सकते हैं। मेनली क्या है, 4 वेज हैं जो डायरेक्ट हैं, प्रत्यक्ष या समस्या समाधान
की विधियां हैं कि आपके सामने एक समस्या है, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समायोजन नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट तरीके अपनाएंगे कुछ तो, या फिर आप कुछ इनडायरेक्ट तरीके अपनाएंगे। तो ये हैं डायरेक्ट तरीके, प्रत्यक्ष, जिनको आप डायरेक्टली फेस करेंगे और समस्या का समाधान निकालेंगे। जिसमें एक तरीका हो सकता है आप क्या करें, डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और दूसरा क्या था, सॉल्विंग और रिमूविंग ऑब्स्टेकल। यानी या तो आप, हाँ हमें बस छुट्टी होने वाली है आपकी, या तो आप समस्या का समाधान निकालें, सॉल्व करें, या फिर आप क्या करें, बाधा को हटा दें रास्ते से। भाई डिस्टर्बेंस होता है तो या तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, घर वालों को कहेंगे भाई इस टाइम शांत रहा करो, या मेरी हेल्प करो, मुझे पढ़ाई करनी है। सॉल्व नहीं हो रहा है तो बाधा हटा दें, खुद ही चले जाएं कहीं जहां शांति से पढ़ाई हो सके, है ना, माइके जा सकते हैं, या किसी और दूसरे रूम में या छत पे ऊपर जाके पढ़ सकते हैं, जहां भी पॉसिबिलिटी हो। तो आपने क्या किया, या तो समस्या को समाधान कर दिया, या फिर उस रिमूवल कर दिया ऑब्स्टेकल का, जो दिक्कत परेशानी दर्द दुख था उसको हटा ही दिया, उस समस्या को हटा दिया, रिमूव कर दिया। ठीक, बाधा को नष्ट करना, या तो खत्म कर दी प्रॉब्लम, या जो ऑब्स्टेकल है, जो बाधा बीच में क्रिएट हो रही है, उसको हटा दिया। फिर क्या है, चेंजिंग प्लान और फाइंडिंग न्यू वेज, यानी कार्यविधि में परिवर्तन या अन्य मार्ग खोजना। देखिए करंट कहां से पढ़ा, अभी तो विशाखा करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी पेपर से 3-4 महीने पहले का पढ़ना। गौरव गर्ग सर से पढ़ लीजिए, या यहाँ भी करियर पे राशिद सर पढ़ाते हैं, आई थिंक वो देख लीजिए, फ्री क्लासेस होती है उनकी, तो क्लासेस काफी ज्यादा लगा दी हैं, इससे रिवीजन नहीं हो पाएगा। देखो सब्जेक्ट इतने सारे हैं, तो ऐसा होता है करियर पे की क्लासेस बहुत सारी लगती हैं और सारी लाइव क्लासेस ही हैं, तो उस केस में आपको पूरे वीक नोट करके और 15 दिन में या हफ्ते भर में सारा रिवाइज करना होगा दिन भर बैठ करके, क्योंकि कोप अप भी तो करना है ना, अगर पेपर जल्दी आ गया तो कैसे होगा। ठीक है बात, चलिए आइडिया कहाँ से आते हैं आपको, इतना टाइम हो चुका है, पसंद है डिस्कशन। दूसरी चीज है चेंजिंग प्लान और फाइंडिंग न्यू वेज। भाई प्लान ए काम नहीं कर रहा, एक बार आपने पेपर देके देख लिया, तो दूसरी स्ट्रेटजी में परिवर्तन कर दीजिए। आपने प्लान ही चेंज कर दिया, भाई इस बार ऐसे करके देखेंगे, रात में सोते थे दिन में सो के देखेंगे। ठीक, फाइंडिंग न्यू वेज, नए तरीके क्या हो सकते हैं इस समस्या के समाधान के, क्योंकि एक ही तो तरीका नहीं है ना दुनिया में, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट या लक्ष्य का प्रतिस्थापन। रिप्लेसमेंट क्या है, लक्ष्य का प्रतिस्थापन मतलब आपने रिप्लेस कर दिया। अगर आपको लग रहा था बार बार मेहनत के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो आपने इस गोल को ही रिप्लेस कर दिया दूसरे गोल से। ठीक है, प्लान बी पे शिफ्ट कर गए आप। इनडायरेक्ट तो कल करेंगे क्योंकि बड़ा तरीका है, वो अपने आप में आपको बिठाने में भी दिमाग में टाइम लगेगा। मेकिंग प्रॉपर चॉइसेस एंड डिसीजंस, आपने क्या किया, प्रॉपर चॉइसेस या फिर डिसीजंस पे आए, एनालाइज करके, विश्लेषण करके, सारे एस्पेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव देख करके। देखो ये हेल्दी तरीके हैं, ये जो 4 तरीके हैं ये बेस्ट तरीके हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, साधना कह रही है कि मैं पहले भी करती थी, इसका मतलब मैं एडजस्टमेंट में ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, तब वो दिक्कत आनी शुरू होती है, जिस पे हम कल बात करेंगे, जो हमारा दिमाग अपने आप ही इनडायरेक्टली कर लेता है, हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर है बात। यार बच्चों के लिए इसमें एग्जांपल देना क्या है, ये तो सिंपल है ना। आप बच्चे के अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या ये तो बच्चा क्या, बच्चे से ज्यादा तो माँ बाप या टीचर्स इस चीज में हेल्प करेंगे। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप उसको हेल्प करोगे कि चॉइस चूज करे, उसको क्या पसंद है, आगे करियर के लिए डिसीजन ले सकता है, चॉइसेस पे बात कर सकता है, सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, क्या पढ़ना है 10th के बाद। रिप्लेसमेंट में गोल ये नहीं तो ये, अगर उसको ये ठीक नहीं लगा लाइफ में तो ऐसा करेगा, ये तो इनडायरेक्टली काम करेगा, डायरेक्टली बच्चे पे काम नहीं करता। चेंजिंग प्लान और फाइंडिंग न्यू वेज, भाई अपने प्लान को चेंज करे, दूसरा तरीका ढूंढे। मैथ्स में सही नहीं हो रही है चीज, तो उसको या तो दूसरे मेथड से, दूसरे टीचर से पढ़े, कोई और तरीका, कोई और वीडियो से पढ़े, है ना। ये प्रत्यक्ष समायोजन है, ये डायरेक्ट तरीके हैं। सॉल्विंग और रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, अगर कोई बाधा आ रही है, मान लीजिए उसके पास शूज नहीं है, तो शूज लेकर के आए, भाई स्पोर्ट्स का बच्चा है, खाने को डाइट नहीं है प्रॉपर, तो डाइट को की समस्या को समाधान करे, या तो स्कूल से वो क्या करे, एक क्या कहते हैं उसको, ग्रांट मिलता है ना, जो फीस माफी, इस तरीके की चीजें, तो वो उस तरीके से सॉल्व करे, या तो टीचर मदद करे। ठीक, बहुत बढ़िया, भूख ही भाग गई, सही है। तो ये 4 डायरेक्ट तरीके हो सकते हैं। अब कल हम करेंगे इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स। आज की क्लास को रिवाइज कीजिएगा, नहीं तो सर के ऊपर चली जाएगी। इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड यानी रक्षात्मक युक्तियां, कि आप खुद को डिफेंड करने के लिए आपका दिमाग इनडायरेक्ट वेज अपनाता है, सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, अचेतन रूप से ऑटोमेटिकली ही चीजें कर देता है। वहां आप जान करके कर रहे थे, यहां आपका दिमाग इनडायरेक्टली, आप पागल ना हो जाए, ऐसी चीजें कुछ होती हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके लिए दिमाग अपने आप ही नए नए तरीके अपनाता है। आज रजिस्टर भी भर गया, बहुत बढ़िया प्रीति। आप कोई किसी की समस्या हो तो बताओ, कल आगे बढ़ेंगे। इसमें कई सारे, कम से कम 14 तरीके हम समझेंगे, 14 वेज। वैसे फ्रॉइड ने 9 दिए थे शुरुआत में, फिर उनकी बेटी एना फ्रॉइड आई और बहुत सारे लोग आए तो उन्होंने बहुत सारे दे दिए। रैशनलाइजेशन हुआ, इसके अलावा प्रोजेक्शन हुआ, कॉम्पनसेशन हुआ, रिग्रेशन हुआ, इस तरीके से बहुत सारे हैं, सब्लिमेशन है, फिर डिस्प्लेसमेंट है, कई सारे तरीके हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यूट्यूब पे बता दूंगी बुक्स के नेम, कोई बात नहीं। और देखो ये 4 अप्रोचेस भी हमने पढ़ी थी। 2 दिल से स्माइल नहीं करी आपने, सीरियस टीचर बन गए हो। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि फिर डिस्टर्बेंस से टाइम ज्यादा, स्माइल तो कर देंगे, सीरियस तो नहीं बनेंगे कभी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेके चल सकते हो रचा, एसएससी और टीचिंग एग्जाम। अच्छा गरिमा, ठीक है मैं देखती हूँ, आज फिर से भेजिएगा, 2-3 मैसेज कीजिएगा। और बताओ, 1 साल तक आपका जो भी बैच आपने लिया है वो एप्लीकेबल रहता है, तो अगर आपने जून में बैच लिया तो अगले 1 साल तक 2022 में वो एक्सपायर होगा। मैम आई एम मॉम ऑफ 2 सन्स एंड मैनेज स्टडी एंड कुकिंग एट सेम टाइम, सो प्लीज चेंज द टाइम। सोनी मैं बात करके बताती हूँ, अगर दिन में किसी की क्लास नहीं हुई तो मैं 3 बजे लगवा दूंगी आपकी वाली क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी को क्या गिफ्ट दिया, बहुत बढ़िया अनुप्रिया। मम्मी को कोई खास गिफ्ट अभी तो नहीं दिया है, बट कह सकते हो कि उनके बर्थडे के लिए
जो मेरा पुराने वाला फ़ोन था iPhone 11 वो दिया है उनको, जो भाई यूज़ कर रहा है अभी खुशी-खुशी में। सिम चेंज नहीं किया क्योंकि मम्मी का भी स्कूल नहीं खुला और वो भी थोड़ा-सा अभी सीरियस ले रहे हैं, उसके मज़े आ रहे हैं, तो वही गिफ्ट दिया था। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि एक वो ऑटोमेटेड, उनको सिलाई का बड़ा शौक है, उनके पास एक डिप्लोमा भी है, तो एक उनको मशीन ला कर के दें जो ऑटोमेटेड होती है ना, आजकल आ रही है बड़ी स्टाइलिश। और खाना मतलब आज कुछ-कुछ थोड़ा स्पेशल बन गया। दीदी ने हेल्प करा दी थोड़ी। थोड़ा देर मैं भी बैठ के आई, सुबह भी, अभी भी बैठे थे हम लोग साथ में ही। बस यही किया शांति से और अभी रात को फिर से बैठेंगे। और बताइए? समय से ज़्यादा आप कुछ दे नहीं सकते वैसे तो पेरेंट्स को। और कोई दिक्कत परेशानी? हुँ। हुँ। टाइम मत चेंज कीजिए। अच्छा। हुँ। अच्छा अंजलि। अच्छा, टाइम मत चेंज कीजिए। बहुत बढ़िया अंजलि। बहुत बढ़िया निशा। कोई कह रहा है आपकी शादी हो गई क्या? नहीं यार, मज़ाक मत करो। टाइम चेंज मत करिए। कौन-कौन कह रहा है टाइम मत चेंज कीजिए? कितने लोग कह रहे हैं टाइम चेंज ना करें? बताना ज़रा, फटाफट से बताओ, टाइम चेंज ना करने को कितने लोग कह रहे हैं? आर यू मिसिंग पापा? हाँ यार, ऑब्वियसली। बड़ा अजीब लगता है कई बार तो। क्या कर सकते हैं बट लाइफ ऐसे काम करती है। कितने लोग हैं टाइम चेंज ना करने के पक्ष में और कितने लोग हैं टाइम चेंज करने के पक्ष में? बताओ एक बार। यही टाइम सही है, नहीं कीजिए, टाइम चेंज ना करें। आप फैमिली से अलग रहते हो, किसी को बुरा नहीं लगता। अलग कहाँ रहती हूँ यार, बराबर में रहती हूँ, काम करती हूँ दिन भर। और ये तो समझने वाली बात है ना, अब मेरा 24 घंटे का सर दर्द है एक तरीके से। अब मेरा रूटीन चेंज हो जाएगा, तो साथ में रहूँगी। मतलब साथ में क्या, सोना टाइम पे एक साथ ही हो जाता है, वैसे हो ही गया ऑलमोस्ट। तो रीज़न है उसका, तो सबको समझ में आता है। मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ होता भी है तो समझा दिया जाता है कि ऑब्वियस ना, मैं पहले रात में काम कर रही हूँ, तो अब लोग तो रात में ही सोएँगे ना, और दिन में उन्हें स्कूल जाना होता है, फिर मेरी क्लासेस होती हैं, तो रूटीन थोड़ा क्लैश कर जाता है। तो काम को प्रायोरिटी देते हैं सभी और समझते भी हैं उस चीज़ को। थोड़ा बहुत कुछ होता है तो बात कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। बाकी अभी मैंने पूरा कोशिश की हुई है कि सुबह का नाश्ता जो है आराम से साथ में बैठ के करें, दोपहर में एक बार या फिर रात को तो ज़रूरी 2 टाइम साथ में बैठें। बाकी सबके पास अपना-अपना काम है, मम्मी की भी स्कूल की चीज़ें चलती रहती हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल सर पे ही बैठे रहें एक-दूसरे के। ये तो ऑफ़िस वाला माहौल इसको बना दिया पास में, जभी तो नहीं तो आई कुड मूव टू एनीवेयर, तभी तो बिल्कुल घर के पास ही ऑफ़िस का सारा हिसाब-किताब किया है ताकि आना-जाना रहे। बहुत बढ़िया। यही टाइमिंग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टिचिंग डिप्लोमा है, अच्छा ग्रेट, सही है। टाइम चेंज ना करें। चलो ठीक है, फिर यही रहने देते हैं। आपका भी मेरा नाम नहीं लेते, प्रदीप। आज तो काफ़ी बातें भी हो गई आप लोगों से, कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। शाम को खाना बनाना होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलो मैं फिर भी एक बार बात कर लेती हूँ, 3 बजे का स्लॉट खाली होगा तो कर देंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है वरुण? चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। पार्ट टाइम जॉब भी है, ग्रेट। बहुत बढ़िया आशुतोष। प्लीज़ डोंट चेंज द टाइम। लाइव क्लास काफ़ी दिनों से नहीं ले पा रही थी ऋषि, कोई बात नहीं। जब जिसको जो टाइम सूट करे रिकॉर्डेड तो मिलती ही है। कितना सिलेबस? हाँ, बिल्कुल काम आएगा। चलो फिर टेक केयर, कल मिलेंगे।